अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। सियासत में कुछ भी हरफ़े आखिर नहीं होता। कल के दोस्त आज के दुश्मन और कल के दुश्मन आज के दोस्त हो सकते हैं। पिछले कुछ महीनों से पीडीएम और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़ुर्बतों से इन मफरूज़ों पर आंखें बंद करके यकीन किया जा सकता है। फिर तो आज मरियम बीबी ने पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगवा दिए हैं। लेकिन नाज़रीन, ज़रा आसपास नज़रें दौड़ाएं तो बहुत से ऐसे बड़े नाम मिल जाएंगे जिनके लिए ये बबांगे दौहल कहा जाए कि सियासत में कुछ भी हरफ़े आखिर नहीं होता। वैसे तो बाबर आवान और कई ऐसे नाम हैं जो पहले खान साहब के लिए कुछ और राय रखा करते थे, आज वज़ीर आज़म के दिफा में ज़मीन व आसमान के खलाबे मिलाए रखते हैं। लेकिन शेख रशीद साहब इन सब में सबसे आगे हैं। खान साहब इन जैसे सियासतदान को अपना चपड़ासी नहीं रखना चाहते थे। फिर नवाज शरीफ की कुर्सी जाने पर चश्मे फलक ने 2017 में इमरान खान को वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार शेख रशीद का हिमायती भी देखा। अपोजिशन का मुश्तरका उम्मीदवार बनाने के लिए कोशिशें करते देखा। धरनों और जलसों में खान साहब की बराबर वाली नशस्त पर शेख रशीद को बराजमान देखा। शेख रशीद पिछली हुकूमत के जाने और तब्दीली सरकार के आने और कामयाबियों के झंडे गाड़ने के वो दावे करते थे कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। शेख साहब खान साहब के दिल और हुकूमत में जगह बनाने में इस हद तक कामयाब हुए हैं कि पहले वजारत रेलवे, अब वजारत दाखिला का महाज संभाले, अपोजिशन को ललकारते और थ्रेट अलर्ट से डराते नजर आते हैं। आज पुलिस की पासिंग आउट तकरीब में शेख रशीद साहब ने फिर एक दावा जड़ दिया है। कह रहे हैं 120 दिन में वजारत दाखिला बदल कर रख देंगे। तो पीटीआई हुकूमत बनाते ही 100 दिन की कारकर्दगी के दावे हुए, नतीजा सिफर रहा। शेख साहब जिस रेलवे से आप मिसाइल बनाने की बातें कर रहे थे, उसके लिए उसके नए वजीर सोच रहे हैं कि रेलवे बंद कर दें या आउटसोर्स कर दें, क्योंकि हम नहीं चला सकते। कल ही खान साहब कह रहे थे कि 3 महीने तो हमें समझने में लग गए कि करना क्या है। शेख साहब आप दावों के बादशाह हैं। बस मासूमाना सवाल यह है कि आपको पता लग गया है कि 120 दिन में करना क्या है, या 3 महीने बाद आप भी कहेंगे कि अभी तो मैं सीख रहा था और तजर्बे में ही वजारत तब्दील हो गई। क्योंकि ये तो तब्दीली, तो ये तकलीफ दे मनाजिर जो आपने देखे हैं नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। इस तरह के सिंध पुलिस के जाली मुकाबलों की जो फहरिस्त है ना, वो बड़ी तवील है। जाली पुलिस मुकाबलों में हाफ और फुल फ्राई करने की खबरें सामने आती हैं और फिर वक्त की गर्दिश में गर्द पड़ने से ये मालूम हो जाती हैं। हर मुकाबले में एक ही तरह की कहानी गढ़ी जाती है, जिस पर अदालत भी अब सवाल उठा रही है। सिंध हाई कोर्ट में एक ऐसे ही जाली पुलिस मुकाबले के केस की समाअत के दौरान अब पुलिस मुकाबलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई हैं, जिसके तहत अब मुकाबला करने वाली पुलिस पार्टी को अदालत को बताना पड़ेगा कहां से निकले, कब पहुंचे, कहां टकराव हुआ। फोरेंसिक में नकाइस भी दूर किए जाएंगे। इस नई गाइडलाइन के तहत तफसीलात दर्ज करना ज़रूरी होंगी कि पुलिस एहलकारों के पास कौन सा असला, कौन सी गोलियाँ हैं। सिंध हाई कोर्ट का कहना है कि पुलिस मुकाबले के हर केस में मुख्तलिफ नौयत की खामियां सामने आती हैं। बास केसेस में देखा गया है कि मुल्ज़िमान को लगने वाली गोलियां सरकारी असले की नहीं होती, इसलिए पुलिस मुकाबले में इस्तेमाल होने वाला सरकारी असलहा भी मुकाबले के बाद सील करना होगा। ये रिकॉर्ड भी मौजूद होना चाहिए कि पुलिस मोबाइल कब, कहाँ से चली, कहाँ पहुँची, मोबाइल में मौजूद स्टाफ में कौन कौन शामिल है। मुल्ज़िमान जो ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, चालान में उसका भी इंदराज किया जाए। मेरे जहन में ये सवाल उठ रहा है कि अदालत को ये गाइडलाइंस क्यों जारी करना पड़ गई। सिंध पुलिस पहले ही इन इंतहाई अहम निकात पर काम क्यों नहीं कर रही थी। फोरेंसिक में कहां कहां कोताही बढ़ती जा रही थी। तहकीकात के नकाइस दूर करने के लिए अब तक क्यों कोई काम नहीं हुआ। राव अनवार वाला केस, राव अनवार साहब के वो अनगिनत जाली मुकाबले जिसकी अनगिनत कहानियां हमारी आंखों के सामने है, उसके बाद भी पुलिस ने क्यों नहीं सोचा कि ये तमाम नकाइस को दूर किया जाए, इन जाली मुकाबलों से सिंध पुलिस की जान छुड़वाई जाए। इरफानुल हक और अहमद रहमान मुझे दोनों ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। इसके साथ साथ डिस्कशन के लिए साबिक DIG अलाउद्दीन साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे और साथ साथ जिब्रान नासिर भी मुझे ज्वाइन करेंगे। अहमद, मैं पहले ज़रा आपकी जानिब आना चाहती हूँ, फिर उसके बाद इरफान आज की कार्रवाई के हवाले से आपसे जानूंगी। अहमद, ज़रा मुझे बताइएगा, मैंने राव अनवार साहब के मुकाबलों की बात की है, उन जाली मुकाबलों की बात की है। ये 2018, 19, 20 का अगर आप एक तकाबुली जायज़ा ले सकें और अगर आप मेरे नाज़रीन को बता सकें कि कब कब कितने कितने मुकाबले हुए हैं और अब क्या इसमें कमी आई है कुछ।
जी देखिए, बिल्कुल नकीबुल्लाह केस के बाद काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ों में कमी आई है। पुलिस मुकाबला जो है वो बहुत कम अब हम देखते हैं कि पुलिस मुकाबला जो है वो कहीं हो और उसमें जो है वो मुल्ज़िमान मारे जाएँ। लेकिन जब भी इस तरह के वाक़यात होते हैं तो अभी हाल ही का एक वाक़या है जिसमें डिफेंस फ़ेज़ 4 में जो 5 मुल्ज़िमान को पुलिस ने मारा था, तो उसमें ही काफ़ी जो है वो उस मुकाबले पर सवाल उठ गए हैं कि ये कहा जा रहा है कि जी उनको पहले गिरफ़्तार किया गया है और उसके बाद उनको जो है वो मावराए अदालत जो है वो कत्ल किया गया है। तो इस तरह के वाक़यात उनमें कमी ज़रूर आई है, लेकिन ये वाक़यात रोनुमा अभी भी हो रहे हैं। लेकिन किरण, इसमें एक तवज्जो तलब बात ये है कि एक तो पुलिस जाली इनकाउंटर्स में लोगों को मार देती है, एक तो वो बात है, लेकिन एक तरफ ये भी मामला है कि पुलिस की जानिब से गलती से गोलियां जो है वो चल जाती हैं, यानी कि इतना अनट्रेन्ड स्टाफ इनके पास मौजूद होता है कि ये मारना अगर चाहते भी हैं सही मुल्ज़िमान को, तो गोली जो है वो शहरियों को लग जाती है। इस तरह के वाक़यात माज़ी में रोनुमा हो चुके हैं। अगर हम बिल्कुल 23 एहसन फरवरी वाला, साल निमरा वाला, 2019 ये की बात तमाम करें, वाक़यात सामने हमारे। जी अमर। जो 23 फरवरी साल 2019 की बात करें तो शाहराह नूरजहाँ थाने की हुदूद में निमरा बेग को कत्ल किया गया था, जी। जो कि मेडिकल स्टूडेंट थी। उसमें भी पुलिस एहलकारों की गफलत थी। गोली उन्होंने मुल्जिमान पर चलाई थी, लेकिन वो मेडिकल स्टूडेंट को लगी। इसी तरह 13 अगस्त साल 2018 को अमल का कत्ल किया गया था, एक छोटी बच्ची का, जो कि 13 अगस्त की रात डिफेंस के सिग्नल पर अपने वालिदैन के साथ जा रही थी। पुलिस जो है वो मुल्जिमान का पीछा कर रही थी, लेकिन गोली उस बच्ची को लगी। इसी तरह अगर हम इंतज़ार की बात करें कि इंतज़ार कत्ल केस हुआ था, जो कि ACLC की टीम जो है वो मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए वहां मौजूद थी। सफ़ेद रंग की गाड़ी का ताक़ुब किया जा रहा था, लेकिन उसी शुबे में गाड़ी पर गोलियां बरसाई गई, नौजवान को कत्ल कर दिया गया। तो वो पुलिस की दोनों जानिब जो है वो इस तरह की गफलत शामिल है। तो एक तरफ तो जाली पुलिस मुकाबलों के और उन पर रिवॉर्ड देना, ये जो है वो काफ़ी तशवीशनाक बात है। और फिर साथ ही साथ जो पुलिस की जानिब से जो अनट्रेंड पुलिस अफसरान हैं, पुलिस एहलकार हैं, वो जब गोलियां चलाते हैं तो उससे शहरियों का जी। नुकसान होता है। तो दोनों जानिब जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इसमें बिल्कुल खास अहमर, तौर पर औरंगी टाउन में एहसन और शारा फैसल पर मकसूद, ये दो भी पुलिस मुकाबलों के, जाली पुलिस मुकाबलों के एक मुंह बोलते सबूत हैं। इन लोगों की भी जाने गई हैं, जिनकी फैमिलीज आज तक रो रही हैं कि उनको इंसाफ मिले। पेटी भाई जेलों में मौजूद हैं, लेकिन आगे मजीद कार्रवाइयाँ और फैसले नहीं होकर दे रहे हैं। मुझे बताइएगा इरफान, ये जिन नकाइस की हमने बात की है, ये पे दर पे वाकया, जिनकी कुछ मिसालें अहमर ने भी दी हैं, ये पे दर पे वाकयात होते रहे हैं, लेकिन पुलिस ने खुद को बेहतर करने का कभी सोचा ही नहीं कि आज अदालत को ये गाइडलाइंस बतानी पड़ गई हैं। तो किरण, होता यह है कि बहुत सारे मुकाबले होते हैं और वो ज़ाहिर है कि फ़ाइलें दब जाती हैं, ना उसे कोई रिपोर्ट करता है, ना उसके मुकदमात दर्ज होते हैं। और जो मजबूर और बेसहारा लोग होते हैं, मजलूम लोग होते हैं, वो ज़ाहिर है कि अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते हैं। जिन मुकदमात का हम जिक्र कर रहे हैं जो सिंध हाई कोर्ट में सामने आए हैं, वो ज़ाहिर है कि इस तरह आए हैं कि मातहत अदालत ने यानी कि ATC ने और या सेशन कोर्ट ने उन्हें सज़ाएँ सुनाई हैं, और सज़ाओं के ख़िलाफ़ जब वो अपील फ़ाइल करते हैं हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट जब उन नकाइस का जायज़ा लेती है तो अंदाज़ा होता है कि कितनी खामियाँ इस केस के अंदर मौजूद थीं। और हालिया दिनों में, जैसे कि आपने मकसूद कत्ल केस का जिक्र किया, जिब्रान नासिर हमारे साथ मौजूद हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। उन्होंने तमाम खामियों का जिक्र अदालत को बताया था, और वो केस पूरा आर्गू किया कोर्ट के अंदर, और पता चला कि वो मकसूद का जो वो मुकाबला था वो जाली था। 3 मुकदमात हम रिपोर्ट कर चुके हैं सिर्फ इस महीने में, जो हाई कोर्ट ने कालअदम करार दी हैं। वो सज़ाएँ जो मातहत अदालत ने सुनाई थी वो सारी गलत सज़ाएँ थीं, और जो पुलिस का जो मुकाबला था, पुलिस ने जो मुकाबला ज़ाहिर किया और मुकाबला साबित किया, वो सिंध हाई कोर्ट में आकर वो मुकाबला जाली साबित हुआ, और अदालत ने इन तमाम पुलिस पार्टियों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करने और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया है। ये जो गाइडलाइंस अदालत ने जारी की हैं, दरअसल पुलिस रूल्स में पहले ही मौजूद हैं। अदालत ने पुलिस रूल्स की जो रोशनी है, उसी रोशनी में पुलिस रूल्स जो मौजूद है, उसी रोशनी में ही अदालत ने गाइडलाइंस जारी की है कि इस पर अमल दरामद किया जाए, एक एक चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, ताकि कोई जो इस तरह की खामियां सामने आई हैं और जो मुकाबले जाली साबित हो रहे हैं, ये जाली मुकाबले ना हो सकें। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये अब पुलिस रूल्स में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंट करने के लिए ये गाइडलाइन अदालत को जारी करनी पड़ गई है। अलाउद्दीन साहब, सर मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, सब बता सकते हैं कि आखिर कहाँ पर कौन से ऐसे नक्स हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद पर ये पुलिस के जो ऑलरेडी रूल्स मौजूद हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता, जिसकी वजह से ये इतने बड़े बड़े जाली मुकाबले हो जाते हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं। आज अदालत को बताना पड़ गया है कि ये आपके रूल्स हैं, इस पर अमल दरामद करें, करवाएं। देखिए बीबी, एक तो आपने पूरा इल्ज़ामात का मंबा पहले पुलिस के ऊपर थोप दिया, और अब मुझसे एक एक उसका जवाब लेना बड़ा मुश्किल, देना जवाब मुश्किल हो जाएगा। बात ये, पहले हम इसकी हिस्ट्री देखें, ये मारवा अदालत कत्ल कब से शुरू हुए और क्यों हुए।
ये हुए जब जनरल बाबर साहब जो है वजीर दाखिला बने और उन्होंने यहाँ कराची में कत्लेआम करवाया। और उन्होंने ये नहीं कि उन्होंने गलत कराया, उन्होंने उन क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ तो सही कराया, लेकिन उसकी आड़ के अंदर बेशतर लोगों को मरवा दिया गया। तो ये, और उस वक़्त ये हाई कोर्ट्स कहाँ थी, उस वक्त कोर्ट्स कहाँ थी? अगर उसी वक्त इसके ऊपर कदगन लग जाती तो शायद आगे बातें नहीं बढ़ती चली जाती। इसके अलावा जो सियासी पार्टियां थीं वो भी खामोश रहीं, क्योंकि वो अपना मफाद देख रही थी कि भाई ये जो पार्टी टूटेगी तो शायद इनके लोग बाग हमारे साथ शरीक हो जाएंगे। तो ये इसमें खाली पुलिस जिम्मेदार नहीं है, ये सारे के सारा सियासी हो या अदालतें हों या और हमारे ऐसे अदारे हों जो इन चीज़ों को देखते हुए भी नहीं कर सके। अब आइए आप कि ये बिल्कुल पुलिस रूल के अंदर हर चीज़ मौजूद है। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में यही होता है कि जब पुलिस मोबाइल थाने से जाती है किसी एनकाउंटर के ऊपर जिसकी उनको इत्तला मिली होती है, तो गोलियां भी उनकी नॉलेज में होती हैं, कितनी कितनी एक एक सिपाही को दी गई। रोजनामे में टोटल एंट्री होती है इसकी कि कौन मोबाइल जा रही है, कौन अफसर जा रहे हैं, कौन मातहत जा रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। अब बात हमने ये देखनी है कि इस मावरा अदालत कत्ल का जो रीत बनी है इसको आप रोकेंगे कैसे? अब ये चाहे हमारे सीनियर अफसर हो, चाहे अदालतें हों, चाहे ये पॉलिटिकल पार्टियां हों, इनको देखना पड़ेगा, इनको सोचना पड़ेगा कि आखिर ये जो नुकसान हो रहा है इस तरह जो गरीब आवाम के ऊपर नज़ला नाजिल होता है या बेगुनाह के ऊपर नज़ला नाजिल होता है, इसका जिम्मेदार है कौन? सर ऐसे जाली मुकाबलों में पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कोई प्रेशर होता है पुलिस के ऊपर? नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से प्रेशर नहीं होता कि इसको मार दो, इसको जिंदा रखो। ये कुछ सिलसिला जो है मेरे ख्याल से अभी थोड़े अरसे कबल जो है, जो खुद उन्होंने बताया था, वो क्या नाम थे, जो मिर्ज़ा साहब ने खुद नहीं बता दिया था अपने मुंह से कि हाँ मैंने मरवाया लोगों को। वो एक अनहोना वाक़या था जो सुनने में आया था, वरना ऐसे जनरली पॉलिटिकल पार्टियां किसी को नहीं। लेकिन वो उस बात के ऊपर क्या हुआ, उन्होंने ऐसे खुल के टीवी चैनल के ऊपर कह के चले गए और आज तक कोई एक्शन हुआ उसके ऊपर? सब खामोश है। बल्कि यानी अलाउद्दीन साहब आपकी बात से जो मैं समझ पाई हूँ, आप कह रहे हैं कि इसकी रोकथाम होनी चाहिए, लेकिन अगर ये जाली मुकाबले होते हैं तो पुलिस का इसमें कसूर नहीं है, इसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि आगाज कहाँ से हुआ, शुरू कहाँ से हुआ। लेकिन सर बड़ा सादा सा और बड़ा आसान सा मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जो जाली मुकाबले होते हैं उसके बाद आप खुद ये बात कर रहे हैं कि सजाएं कब हुई, कैसे हुई, क्यों नहीं हुई, होता कुछ नहीं है, घर वालों को वो इंसाफ मिल नहीं पाता। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मकसूद का केस वो पहला केस है पिछले 10 साल में कराची में जिसके अंदर कन्विक्शन हुई है, और जो पुलिस पार्टी को लीड कर रहा था एएसआई तारिक खान, उसको डेथ पेनल्टी दी गई है। गो के जो उसके बाकी 3 साथी थे उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट पे अक्यूज किया है, जिसकी मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहूंगा कि हमने अपील फाइल कर दी है और कल उसकी पहली समाअत है। ये जो हाईकोर्ट का ऑर्डर हमारे सामने आया है 18 दिसंबर का, जो कि आज पब्लिकली अवेलेबल हुआ है सबकी रीडिंग के लिए, इसने बहुत बेयर मिनिमम बात की है। और जब अदालत ये मजबूर हो जाए कि जो बेसिक्स हैं, यानी कि अदालत कोई नया रूल नहीं इजाद कर रही, अदालत कह रही है कि जो आपके अपने पुलिस इन्वेस्टिगेशन के रूल्स हैं खुदारा उनकी पासदारी कर लें, इसका मतलब है कि म्यार बहुत ज्यादा गिर चुका है। और मैं आपको इसमें एक बात बताऊं कि मकसूद केस के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन के तमाम रूल्स फॉलो किए गए थे। असला कौन सा था, गाड़ी कौन सी थी, कितनी गोलियां चली थी, सबकी रिपोर्टें मौजूद थी। जैसे कि आपने कहा कि ये देखना चाहिए कि मुकाबला हो कहाँ रहा है, तो सर जहाँ मुकाबला हो रहा होता है वहाँ पर जो जिनको कहा जाता है कि ये मुजरिम थे या ये डाकू थे या लुटेरे थे, सर उनको ही गोली नहीं लगती, वो पकड़ में आते नहीं है। लेकिन जो शहरी वहाँ पर मौजूद होते हैं, कभी कोई राहगीर बच्चा, कभी कोई शहरी बच्ची, कभी कोई मासूम बच्ची अपने वालिदैन के साथ गाड़ी में हो, उनको ये गोलियां लग जाती हैं, वो इस दुनिया से चले जाते हैं। सर इस किस्म के अनट्रेंड तो अफसरान या इस किस्म के अनट्रेंड किस्म के सिपाही मौजूद होते हैं जो इन इनकाउंटर्स में और इन मुकाबलों में हिस्सा ले रहे होते हैं। सर जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब ट्रेनिंग का जो मेयार है वो ज़रूरत से ज़्यादा गिर चुका है। और अमूमन ये होता है जब इनकाउंटर होता है तो उस वक्त पूरी पुलिस पार्टी को बताया जाता है कि किस किस्म के लोग हैं, कहाँ हैं, किस तरह हैं, क्या असला है उनके पास। और तो उनको एक एक चीज़ का इल्म होता है कि गोली चलाई जाए तो किस पे चलाई जाए। बाद दफ़ा तो ये होता है कि मुलजिम जो है वो किसी बेगुनाह आदमी को सामने करके पीछे हो जाता है तो आप उठा के उसको चला दें, ऐसा नहीं होता। पुलिस पार्टी को पहले इन्फॉर्म किया, बताया जाता है उसको लेकिन अब हर चीज़ मेयार बिल्कुल गिर चुका है, अब उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता।
तो इस मयार को बेहतर बनाने के लिए जिब्रान क्या किया जा सकता है? आप अब शायद समझ नहीं रहे अलाउद्दीन साहब की बात को। नहीं, मैं देखें बात नहीं सी है कि आजकल जो है ना उस तरह के एनकाउंटर्स हो नहीं रहे कि हमने जाना है रेड करनी और जिन पे रेड करनी उनके पास असला है। आप एफआईआर की तादाद उठा के देख लें, पिछले कुछ सालों में सारे के सारे एनकाउंटर स्पॉन्टेनियस हैं। हम यहाँ से गुजर रहे थे, वहां से डाकू गुजरा, हम यहाँ से गुजर रहे थे, वहां पे हमने वारदात पकड़ी। सारे एनकाउंटर्स जो हैं वो आपको स्पॉन्टेनियस मिलते हैं। एटीसी का कानून कहता है कि कम से कम 17 ग्रेड का अफसर होना चाहिए जो फायर ओपन करने की इजाजत दे। यहाँ पे एएसआई, उनसे भी जूनियर अफसर जो है, इवन पुलिस कांस्टेबल तक जो है वो स्पॉन्टेनियसली फायर ओपन कर देते हैं। अच्छा, फिर मसला ये होता है कि हमेशा पुलिस एनकाउंटर करके अपनी मुद्दत में, जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है, अपनी मुद्दत में इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईआर काटती है, बजाय इसके कि जो मरने वाले हैं या कोई इंडिपेंडेंट विटनेस अगर वहां खड़ा है तो उनमें से किसी के खानदान की मुद्दत या विटनेस की मुद्दत में एफआईआर कटवाई जाए। मकसूद केस के अंदर भी ये हुआ था कि ना सिर्फ पुलिस के एसएचओ ने जिस थाने की हदूद में एनकाउंटर हुआ अपनी मुद्दत में एफआईआर काटी, बल्कि मकसूद के वालिद को मजबूर किया कि वो अपनी काउंटर एफआईआर कटवाने के लिए अदालत जाके 3 महीने चक्कर काटे, चूंकि वो एंटरटेन करने को नहीं थे उसकी दरखास्त लेने के लिए। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि देखिए, मकसूद केस के अंदर भी हमें एक बड़ा सवाल उठाना चाहिए, जिसमें मैं मीडिया की भी मदद चाहता हूँ कि ये सवाल एएसआई तारिक का नहीं है। मकसूद का वो फेक एनकाउंटर करके पुलिस ने जो अपनी एक इन्वेस्टिगेशन की और अपनी एक एफआईआर काटी, जो एफआईआर अब झूठी साबित हो गई है, क्योंकि उसमें उन्होंने डाकू को नामजद किया था मकसूद के कत्ल के लिए। जो डाकू जो है मकसूद के कत्ल के इल्जाम से बरी हो गए, उस वक्त के एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, उस वक्त की डीआईजी साहब, उस वक्त के एसपी साहब, ये वहां तक जाते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है ना और इन्वेस्टिगेशन के ट्रैक्स कवर किए जाते हैं तो ये सीनियर पोजीशन तक जाते हैं। देखिए, सिविल सोसाइटी पुलिस की इंडिपेंडेंस के लिए, पुलिस की फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी के लिए 4-5 साल से आईजीज की मुद्दत बहाल करने के लिए सिंध में 4-5 साल से कोर्ट जारी है। मगर साथ साथ हमें यह भी तकाजा करने का हक होना चाहिए कि जो पुलिस के अपने अख्तियार के अंदर है, जो उनके इंटरनल मामलात हैं, उसके अंदर वो क्या कर रहे हैं। आज राव अनवर के केस के अंदर अगर कोई मुनहर्रफ हो रहा है गवाह, तो वो पुलिस का अफसर है। जितने पुलिस के अफसर राव अनवर के केस में गवाह हैं, वो अपने बयानात से मुनहर्रफ हो रहे हैं, तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी उन सीनियर अफसर्स पे नहीं जाती जो कि कोई डिसिप्लिनरी इंक्वायरी नहीं कर रहे उन लोगों के खिलाफ जो कि वो केस खराब करने जा रहे हैं। सही। अब अलाउद्दीन साहब, सर आपने आगाज में ये कहा था कि अब ये देखना चाहिए कि इनकी रोकथाम कैसे हो। सर अभी नुमाइंदे जो साथ मौजूद थे वो बता रहे थे कि 1 महीने में 3 वाकयात को इस तरह से रिपोर्ट किया है सर। हमने कैसे रोके इन वाकयात को सर? इन जाली मुकाबलों को कैसे रोकें? पुलिस का क़िबला दुरुस्त कैसे करें सर? देखिए, इसका क़िबला दुरुस्त बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सीनियर अफसरान हैं उनसे पूछगछ की जाए कि आखिर ये हमारे सबऑर्डिनेट्स जो हैं अपनी मर्ज़ी से जाते हैं और इनकाउंटर करते हैं और आ जाते हैं, तो उनकी कोई पूछगछ नहीं होती। कभी सीनियर की रिपोर्ट देखी है आपने किसी भी केस के अंदर? जिब्रान को पता है, जिब्रान ने ये केस किए हुए हैं, और बताएं कि किसी सीनियर की रिपोर्ट मौजूद है। तो इसका जिम्मेदारी जो है वो जब तक आप किसी सीनियर अफसरान पे नहीं डालेंगे, जब तक ये वाक़यात होते रहेंगे। दूसरी बात मैं जिब्रान के लिए बता दूं कि जो वो 17 ग्रेड के अफसर की फायरिंग की बात कर रहे थे, वो मॉब डिस्पर्स जब किया जाता है उस वक्त परमिशन ली जाती है। बाकी अगर इनकाउंटर हो रहा है और जेन्युइन इनकाउंटर हो रहा है तो आप पे भी तो गोलियां चल रही हैं ना। आप रह तो नहीं सकते कि इंतज़ार में कि जी वो 17 ग्रेड के अफसर मिले। नहीं सर, तो ये खाली मैं उनकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, उनकी बात वो नहीं कर रहा, तस्दीक नहीं कर रहा। सही। जिब्रान आप कमेंट करना चाह रहे हैं? अलाउद्दीन साहब आप कंप्लीट कर लिया है आपने, तो मैं जिब्रान का कमेंट ले लूं इस पर। जी जिब्रान। हाँ सर, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ना, जिसकी वो सेक्शन नंबर 5 है एंटी टेररिज्म एक्ट का, यूज ऑफ फोर्स बाय ईदर आर्म्ड फोर्स और सिविल फोर्स, और उसमें जब आपको इनकाउंटर कर रहे हैं वो मॉब के हवाले से नहीं है, क्योंकि ज्यादातर इनकाउंटर यूं ही तस्वुर किए जाते हैं कि कहीं पे कोई टेररिस्ट है जिसके ऊपर आप रेड मारने जा रहे हैं। वहां पे तो ऑफकोर्स जब आप पहले से प्लान करके जा रहे हैं तो कानून ने उसी को ध्यान में रखते हुए कहा था कि कम से कम 17 ग्रेड का अफसर होगा। मगर आज एक नई जो एक रविश शुरू हुई है कि आप स्पॉन्टेनियस एनकाउंटर में, कि जी पुलिस पार्टी पे फायरिंग खोल दी गई, पुलिस पार्टी यहाँ पे गुजर रही थी, मोबाइल पे फायरिंग खोल, निमरा के केस में यही हुआ, स्पॉन्टेनियस एनकाउंटर, अमल उमर का केस स्पॉन्टेनियस एनकाउंटर, मकसूद का केस स्पॉन्टेनियस एनकाउंटर, इवन जो वो केस था एक नकीबुल्लाह का केस था वाहिद, जिसमें उन्होंने कहा था जी हम रेड डालने गए एक जगह के ऊपर तो वहां से हम पे फायरिंग हुई। वरना मेजॉरिटी केसेस तो ये स्पॉन्टेनियस एनकाउंटर के अंदर जो आपका पूरा एंटी टेररिज्म का एक्ट है, और एंटी टेररिज्म एक्ट के सेक्शन 5 में जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 17 ग्रेड का अफसर परमिशन देगा, उसमें ये लिखा हुआ है कि जिस भी इनकाउंटर के अंदर गोली चलने की वजह से चोट लगे शदीद या मौत वाक़ई हो,
उसकी इंटरनल इंक्वायरी पुलिस के ऊपर मैंडेटरी है। ये अलाउद्दीन साहब की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ना कोई सीनियर अफसर इसमें रिपोर्ट देता है, ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। सही। आप ये एएसआई और एसआई और पीसी के लेवल के लोगों पर जिम्मेदारी डालते हैं, जब तक किसी एसएसपी या डीआईजी साहब की जवाबदारी नहीं होगी, ये रिफॉर्म होता मैं नहीं देख रहा। ठीक है, जब तक सीनियर अफसरान खुद से जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तब तक शायद बेहतरी ना आए, लेकिन गाइडलाइंस आज अदालत की जानिब से दे दी गई हैं कि जो आपका रूल है, जो आपका रूल कहता है, उस पर खुदारा इम्प्लीमेंट तो शुरू कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, पॉलिटिकल हैपनिंग पे बात करेंगे। जमात ने जो फैसले किए थे 18 के इलेक्शन के बाद मौलाना साहब सदारती इंतखाब में हिस्सा न ले खुद, और पार्टी में फैसले के बाद यूं ही नवाज शरीफ साहब की तरफ से इत्तला मिली तो मौलाना साहब ने जमात के फैसलों से बरअक्स उसमें हिस्सा लिया। और इसी तरह आज़ादी मार्च के हवाले से भी मौलाना साहब ने चौधरी शुजात और परवेज इलाही के साथ जाकर जिन लोगों से मुलाकात की, क्या वो सिलेक्टेड नहीं थे? अगर सिलेक्टेड जो है वो गलत है, फिर मौलाना का भी उनसे मिलना गलत है। और इस तरीके से मौरूसियत और जाती जागीर समझ कर अगर पार्टी को चलाया जाएगा तो जाहिर है फिर कुछ लोग बोलने लगेंगे। जब फेयर इलेक्शन की हम पूरे मुल्क में बात करते हैं तो फिर पार्टी इलेक्शन भी फेयर हो। ये ना हो कि अपने भाई बेटों और तमाम तर रिश्तेदारों को ही खपाया जाए। जो दस्तूर है पार्टी का उसके मुताबिक हम भी चलें, मौलाना साहब भी चलें। अगर बाकी आप इस्तीफा दे रहे हैं और सेनेट में आप हिस्सा नहीं ले रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन को रोक रहे हैं, फिर आप हम पे ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं कि हम सेनेट की वजह से जो ये बात कर रहे हैं। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन आपको। मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ JUIFA में बगावत के पसे पर्दा कहानी सामने आ रही है। हुकूमत पर हमले करने वाले मौलाना पर हुकूमत ने भी वार किया है। हुकूमती तर्जुमानों से आखिरी मीटिंग में वज़ीर आज़म ने JUIFA पर फोकस करने की हिदायत दी तो एक वफाकी वज़ीर बोल पड़े कि पिछली दफ़ा ही हमें फजल रहमान साहब पर सियासी हिकमत अमली बनानी चाहिए थी। JUIFA में दरार से धरनों में जत्थे लाने का अमल कमज़ोर होगा और फिर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक हुकूमत के दिफा में आ गया है। जमीयत उलमा इस्लाम फे में दरार डालने में दोनों हुकूमती शख्सियात ने अहम किरदार अदा किया है और फिर मौलाना के साथ ही उनके अपने ही खिलाफ बोल पड़े। मौलाना फजल रहमान साहब को सिलेक्टेड कहने लगे। हाफिज़ हुसैन अहमद कल मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि JUIFA का बयानिया मौलाना का ज़ाती एजेंडा है। मौलाना पार्टी के ताहयात कायद बनने के चक्कर में है। पाकिस्तान की सियासी जमातों का नाज़रीन अलमिया ये है कि वो हुकूमत बनाने और गिराने में जमहूरियत का राग ज़रूर अलाप रहे होते हैं, लेकिन जमहूरियत की दुहाई देते ज़रूर हैं, लेकिन जमहूरियत की बातें करने वाली ये पार्टीज़ खुद कितनी जमहूरियत का मुजाहरा करती हैं, इसका अंदाज़ा हम इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन से बखूबी लगा सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 की दफ़ा 11 के तहत हर सियासी जमात पर यह लाजिम है कि वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए, वरना उसे फिर इंतखाबी निशान अलॉट नहीं होगा। अगर ये मजबूरी आड़े ना आए तो शायद जमहूरी पार्टियाँ इंतखाबात ही ना करवाएं इंट्रा पार्टी। इस मजबूरी के तहत होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन महज दिखावा ही नज़र आते हैं। हर बार पार्टी सरबराह ख़ुद को ही मुंतखब करवा लेते हैं। अगर हालिया में कुछ अरसों की आपको मिसाल दे दूं तो PTI में 12 जून 2017 को जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ, उस इंतखाब में मुकाबला तो इंसाफ और एहतसाब पैनल में था। छोटे ओहदों पर तो मुकाबला हुआ, लेकिन बड़े ओहदेदारों को चैलेंज करने वाला कोई था ही नहीं मद्दे मुकाबल। चेयरमैन इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन बरकरार रहे। जहांगीर तरीन भारी अक्सरियत से सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। अक्टूबर 2018 में नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में नवाज शरीफ नून लीग के ताहयात कायद मुंतखब होकर आइंदा की सारी मुश्किलात से जान छुड़ाकर चले भी गए। और अगले माह छोटे भाई शहबाज शरीफ भी बिला मुकाबला पार्टी सत्र मुंतखब हो गए। यही हाल पीपल्स पार्टी का भी है। जनवरी 2017 को होने वाले इंतखाबात में बिलावल चेयरमैन और आसिफ अली जरदारी साहब सदर बरकरार रहे। यहाँ भी दूर तक कोई मद्दे मुकाबल नहीं था। JUIFA यहाँ इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2013 में हुए। मौलाना शिरानी और हाफिज़ हुसैन अहमद ने मौलाना फजल रहमान की सरबराही के ख़िलाफ़ मुहिम ज़रूर चलाई थी, लेकिन इंतखाबात में मौलाना का मुकाबला कोई नहीं कर सका। फजल रहमान कायद बरकरार रहे। शायद सियासी जमातों के अंदर ये जो घुटन ज़दा माहौल है, सियासी इख्तलाफात की बड़ी वजह भी फिर शायद यही है। इस पर मैंने बात करनी है। रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले नईम अशरफ भट्ट
मैं आपकी जानिब आना चाह रही हूँ, ये बड़ी अहम खबर आप निकाल कर लेकर आए हैं कि जो JUIFA के अंदर इख्तलाफात हो रहे हैं, यानी एक तरफ हुकूमत कह रही थी हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हुकूमत ने अभी अपना पत्ता शो कर दिया, अपनी चाल चल दी। बिल्कुल किरण, परेशानी तो होती है और यही बात जो आप कर रही हैं कि ये जो दरार एकदम नज़र आना शुरू हुई है JUIFA में, ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि ये पूरा इसके पीछे जो है वो हुकूमत है। और बल्कि खुलकर चंद रोज़ पहले जो हुकूमती तर्जुमानों से वज़ीर आज़म इमरान खान की मीटिंग थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ये बताया कि क्योंकि मुज़ाकरात में उस तरह कामयाबी नहीं हो रही, मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, और इससे पहले मुस्लिम लीग नून में कोशिश पूरी की गई लेकिन वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं। फिर अब JUIFA जो है उस पर फोकस किया गया है और दो अहम शख्सियात जो हैं, एक असद कैसर जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, दूसरे वज़ीर दफ़ा परवेज़ हटक, इन दोनों की ड्यूटी भी थी और इन दोनों ने ये जो इस वक्त दरार नज़र आना शुरू हुई है JUIFA में, ये लीड कर रहे हैं। कुछ और लोग भी इनके साथ हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं इस जोड़ तोड़ या इस दरार में। दूसरा, जब इस मीटिंग में जो तर्जुमानों से हुई प्राइम मिनिस्टर की, एक और बात क्लियर की गई कि ये हमारी गलती कह लें कि हमने पिछली दफ़ा जब आज़ादी मार्च था उसके बाद हमें फोकस उसी वक्त कर लेना चाहिए था मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात पर, कि सियासी तौर पर इनको अगर उस वक्त करते तो ज़्यादा कामयाबी इस तरह मिलनी थी कि ये उनके ख्याल में ये उस वक्त नाकाम होकर गए थे और पार्टी के अंदर एक कह लें कि वो एक रिजर्वेशन थी, लोग मायूस थे, जिस तरह के डॉक्टर तारुल कादरी के साथ भी धरने के बाद हुआ था। इस तरह उस वक्त इनको करना चाहिए था, लेकिन अब भी उन्हें कामयाबियां मिलना शुरू हुई हैं और ये आने वाले दिनों में ये लोग बढ़ेंगे। जो आवाज़ हाफिज हुसैन अहमद ने शुरू की थी, फिर मौलाना शेरानी, फिर एक और साबिक MN सामने आ गए, ये अब बात आगे बढ़ेगी, मजीद लोग सामने आएंगे और मुस्लिम लीग नून भी जो है वो उनको अभी फ्री नहीं किया गया, उनके पीछे भी लोग लगे हैं। ताहिर बशीर चीमा का मैं नाम लूंगा कि पहले भी उन्होंने कुछ MPS तोड़े थे और अब भी वो इन टच हैं तकरीबन 9 MPS के साथ, और शायद कुछ MNA भी आ जाएं, लेकिन MPS के हद तक जो है अब वो भी इन टच हैं और वज़ीर आला से मुलाकात करवाना चाहते हैं। अच्छा, यानी नहीं बात है क्यों यानी जितना टाइम ये PDM ने लिया है, 1 महीने का जो ब्रेक लिया है, तो इस ब्रेक में हुकूमत अपना भरपूर काम कर रही है और फिर शायद जो दमादम मस्त कलंदर अब वो हुकूमत की तरफ से होता है या PDM की तरफ से होता है, उसके नताइज फिर फरवरी में मिलना शुरू होंगे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के नताइज तो आना शुरू हो गए। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, सर मैं आपको खुशामदीद में, सर मुझे ये बता दीजिएगा, ये जो खबर हम दे रहे हैं, समा की खबर है सर कि JUI जो अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार हुई है, क्या लगता है सर आपको ये सिर्फ हुकूमती कोशिशों का नतीजा है, ये मौलाना साहब का अपना रवैया भी इसकी बड़ी वजह है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप में पहले भी दरारें थी, लेकिन हुकूमत इन दरारों को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ये एक हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा बन गया है। लेकिन ये हमें याद है, मौलाना मोहम्मद खान शेरानी पहले भी मौलाना फजलुर रहमान को चैलेंज करते थे, हाफिज हुसैन अहमद पहले भी नाराज़ हुए, फिर वापस आए। तो ये कोई नई बात नहीं है। बलूचिस्तान में जो इनकी पार्टी है, वहाँ पे एक नजरियाती ग्रुप बन गया था जो कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ था। उनको कुछ इंतखाबात में सीटें भी मिली थी। तो बलूचिस्तान में तो इख्तलाफात पहले से रहे हैं। और अभी ये हैरानी की बात है, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में भी 2 बड़े अहम लोग जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बात कर रहे हैं और मौलाना मोहम्मद खान शेरानी और हाफिज हुसैन अहमद जो बलूचिस्तान में पॉलिटिक्स करते हैं उनकी हमायत कर रहे हैं। एक तो साबिका सूबाई अमीर है मौलाना गुल नसीम खान और एक साबिका MNA है मौलाना शुजाउल मुल्क जो मर्दान से हैं। ये इनके बयानात आ गए हैं और इन्होंने भी इख्तलाफ जाहिर किया है। तो ये मेरे ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान के लिए खतरे की घंटी है। और सर फिर आप ये देखिए कि नैब की जानिब से भी तो शिकंजा कसा जा रहा है, तो ये मजीद जो डेंट पड़ रहा है या फर्क पड़ रहा है, मजीद फर्क पड़ेगा इसे? देखिए, एक तो वो नैब का मामला जो है, इसका पहले भी जिक्र हुआ, अभी भी जिक्र हो रहा है और उनके कुछ जो साथी हैं उनको पकड़ा भी गया,
उनके खिलाफ भी बात बन रही है, उनसे गवाही लेंगे। मौलाना फजल रहमान ने तो इनकार कर दिया है कि वो बिल्कुल नैब के सामने पेश नहीं होंगे। वो बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखें, जो पार्टी के रुकन हैं, पार्टी की जो गालिब अक्सरियत है वो मौलाना फजल रहमान के साथ है। चाहे उनकी पार्टी में उनके ख़ानदान को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, देखिए उनके एक भाई मौलाना तौर रहमान पार्लियामेंट के रुकन रहे, वजीर रहे, एक और भाई मौलाना लुत्फुर रहमान वो MPA, एक जो उनका बेटा है असद महमूद वो MNA है इस वक्त। तो इन्होंने हमेशा ख़ानदान के लोगों को आगे बढ़ाया, ख़वातीन भी है इनमें। तो एक तो ये है कि हमारी मजहबी जमातों में भी मौरूसियत आ गई है, मेरे ख्याल में अलावा जमात इस्लामी के बाकी जो मजहबी जमातें हैं उनमें मौरूसियत आ गई है, वहाँ पर ख़ानदानी पार्टियाँ बन गई हैं। और बाकी पार्टियों का तो आपने खुद ही हाल बता दिया कि उनका क्या हाल है। जी तो वो अच्छा, तो है। रहीम साहब सर मैं चाह रही थी आप जरा इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि एक जो हमारे पास खबर आई हुई है उसके मुताबिक ये हुकूमत की तरफ से जो वार किया गया है या चाल चली गई है, अब आप क्या समझते हैं कि इसी स्ट्रैटेजी को क्या आगे दीगर जमातों के लिए भी होनी चाहिए, मुस्लिम लीग नून के लिए भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी? जैसे कि नईम कह रहे थे कि ये मामला सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकेगा, आगे भी हिकमत अमली बनाई जा रही है, आगे के लिए भी सोचा जा रहा है। तो ये हुकूमत की स्ट्रैटेजी कामयाब होगी, कारगर साबित होगी? देखिए, जब हुकूमत के खिलाफ इतनी तहरीक चलेगी और उनको खतरात दरपेश होंगे तो वो भी जवाबी वार तो करेंगे जो उनके बस में होगा। लेकिन देखिए ना, जिस पार्टी में इख्तलाफात हैं पहले से, जाहिर है वो उससे फ़ायदा उठाएंगे। तो ये कुछ इख्तलाफात तो फजल रहमान साहब की पार्टी में थे, तो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश हो रही है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। बाकी पार्टियों में भी इस तरह के मसाइल तो हैं, तो हुकूमत तो कोशिश करेगी। हुकूमत में जो खुद डिसिप्लिन की कमी है तरीके इंसाफ में, तो इस खिलाफ उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। अब तो इनकी खुली जंग है, कन्फ्रंटेशन है और हुकूमत गिराने की बातें हो रही है, लॉन्ग मार्च की बातें हो रही है। तो जाहिर है हुकूमत के बस में जो भी होगा, उसके पास वसाइल भी हैं, उसके पास मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटी भी है, मौका भी है, तो उसका वो फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इख्तलाफात पैदा करना और इससे भरपूर फायदा उठाना शायद उस तरह मुमकिन नहीं होगा जिस तरह शायद हुकूमत समझ रही है। अच्छा रहीम साहब, इस पर जरा कमेंट कीजिएगा। सर, सबसे बड़ा जो नुक्ता नज़र या सबसे बड़ी फोकस हुकूमत की जानिब से, PDM की जानिब से खास तौर पर वो ये होता है कि धरने देंगे, जलसे दे होंगे, तो इसमें मौलाना फजल रहमान साहब के जो कारकुनान हैं, मदारस के जो बच्चे हैं, उनको बहुत बड़ी तादाद में लाया जाता है। तो अब जो इस तरह की बयानबाजियाँ शुरू हो गई हैं, उनकी जमात के अंदरूनी इख्तलाफात सामने आना शुरू हो गए, इस चीज़ पर फ़र्क पड़ेगा? ये नंबर गेम पर फ़र्क पड़ेगा सर? देखें, मौलाना फजल रहमान के पास स्ट्रीट पावर तो है, उनके पास मदरसे हैं, तालिब इल्म हैं और वो बड़े उनके वफादार भी हैं। उनकी बात सर, मौलाना शिरानी अलग हो जाते हैं, नसीब गुल अलग हो जाते हैं, हाफिज हुसैन अहमद साहब अलग हो जाते हैं, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ होगी कि मौलाना साहब इसी तरह बरकरार रहेंगे जैसे पिछले धरने में करते रहे, पिछला धरना जो उन्होंने किया? देखिए, मैंने कहा ना कि बलूचिस्तान में तो असर है, बलूचिस्तान में तो असर पड़ेगा, वहाँ तो मसले हैं, वहाँ तो बिल्कुल मुझे पता है कि मौलाना मोहम्मद खान शिरानी, हाफिज हुसैन अहमद का असर तो है, ज़्यादा नहीं है, फजल रहमान से कम है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो दो मैंने नाम लिए, मौलाना गुल नसीब खान या मौलाना शुजाउल मुल्क, इतना असर नहीं है कि वो मौलाना के लिए कोई बड़ी मुश्किलात पैदा कर सके। और मैं समझता हूँ कि ये जो मदारिस के तालिब इल्म हैं, असातिज़ा हैं, वो तो गालिब अक्सरियत जो है वो मौलाना के साथ खड़ी है, वो तो उनकी वफादार है। अलबत्ता ये है कि देखें, मौलाना को इसलिए तो इन्होंने PDM का सरबराह बनाया कि उनके पास ये स्टेट पावर है, मुजाहरे कर सकते हैं, फिर वो सबसे आगे हैं तहरीक इंसाफ, और शायद उसी कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सर, बिल्कुल लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा, मुझे ब्रेक लेना है। सर, ये मौलाना साहब एक तरफ सेनेट इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं, दूसरी तरफ सर वो हुकूमत गिराने की बातें कर रहे हैं, तो मजहबी जमातों का भी ये दोहरा मयार सर अवाम कैसे यकीन करेंगे इन पर? हाँ, देखें ना, असल में तो बात यह है कि इनकी पार्टी के लोग तो आ जाएंगे, जलसों में शिरकत करेंगे, लॉन्ग मार्च में, क्या आम लोग भी आएंगे? आम लोग, अभी तक हमने ये देखा है कि आम लोग शायद इतने, उनकी वो ख्वाहिश नहीं है, उनको
मोबिलाइज नहीं किया गया। ठीक। तो अब ये देखना है, ठीक है, महंगाई का इशू है, बेरोजगारी का इशू है, अमन अमान, उसको ये इस्तेमाल करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अवामी शमूलियत बहुत जरूरी है तहरीक को और उसके लिए शायद दोहरे मयार को खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी साहब, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, वापस आती हूँ ब्रेक के बाद। फैसला हुआ है वफाकी काबीना में कि कराची की मर्दमशुमारी को तस्लीम कर लिया जाए। एक दफा ऐलान कर दो कि भाई ये मुहाजिर पाकिस्तान के शहरी नहीं है। ये जो आप रोजाना ड्रामे कर रहे हो, मर्दमशुमारी में हमें सही गिनने के लिए तैयार नहीं हो। सेंसस को प्रूव करके ये बता दिया कि इसमें और पुराने हुक्मरानों में कोई फर्क नहीं है। एमक्यूएम ने क्या तीर मारा है, इख्तलाफी नोट डाल दिया बेवकूफ बनाने के लिए। एमक्यूएम हमेशा से एजेंट थी और एजेंट रहेगी। पहले अपना एहतसाब करें, अपने बारे में बताएं कि आप पे इल्जाम की इतनी सच्चाई है और आपने उसे कैसे दिफा किया। बाहर आकर ये आए बाएं शायद ना करें। तो नाज़रीन, बिलाखिर 3 साल बाद वफाकी काबीना ने मर्दमशुमारी के नताइज की मंजूरी दे दी है। ये वही नताइज हैं जिन्हें खुद हुकूमती इत्तेहादी और काबीना में नुमाइंदगी रखने वाली एमक्यूएम ने भी मुस्तरद किया था। एमक्यूएम ने काबीना को अपना इख्तलाफी नोट जमा करवा दिया है, जिसमें कहा गया है कि एमक्यूएम इस मर्दमशुमारी की बुनियाद पर होने वाली हल्काबंदियाँ कबूल नहीं करेगी। सिर्फ एमक्यूएम ही नहीं है नाज़रीन, जमात इस्लामी, पीएसपी, मुल्क की मुताद्दिद सियासी जमातें हैं जिन्होंने 2017 की इस मर्दमशुमारी के नताइज पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, करती रही हैं। इनफैक्ट जब ये इत्तेहाद हो रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और एमक्यूएम का, तो उनके जो 9 निकात थे मेमोरेंडम के, उसमें भी एक ये नुक्ता शामिल था कि मर्दमशुमारी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इनका साथ देगी। ये तमाम जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हल किया जाएगा। हुकूमत सिंध भी इस मर्दमशुमारी को सिंध की आबादी कम ज़ाहिर करने का सोचा समझा मंसूबा ज़ाहिर करती रही है। कराची के अवाम से सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पीटीआई से कराची की आवाम को, यहाँ की आवाम को बहुत ज़्यादा तवक्कात थीं, लेकिन वज़ीर आज़म कराची से एक नारा लगाने वाली, कराची से 14 कौमी असम्बली की सीटें जीतने वाली पीटीआई हुकूमत ने मर्दमशुमारी के मामले पर कराची वालों की पीठ में छुरा नहीं घोंप दिया है। और हुकूमत का साथ देने वाली एमक्यूएम इस मामले पर क्या कोई सख्त स्टैंड लेगी, और अगर नहीं लेगी तो कराची के अवाम को क्या मुंह दिखाएगी? अगले सेगमेंट की जानिब इस वक्त मैं बढ़ रही हूँ। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही में मुलव्वस अफराद को बचा लिया गया है, बड़ी इंक्वायरी आखिर बंद क्यों हुई है? SBCA के करप्ट अफसरान और मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ किसने दिलवाया है? बड़ी करप्शन की तहकीकात की अचानक बंदिश, सवाल उठ रहा है इस पर। SBCA के 317 अफसरान और मुलाजमीन पर गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस होने पर इंक्वायरी का आगाज़ हुआ था। अब क्या हुआ है? अली हफीज़ मेरे साथ मौजूद है। अली हफीज़, क्या हुआ है ये अचानक? जी बिल्कुल, शहर में गैर कानूनी तामीरात करवाए, गैर कानूनी पोषण बनवाए, ये SBCA के 317 अफराद व मुलाजमीन इसमें जो है मुलविस हैं, ये कह के महकमे बल्दियात ने 2 शोर से 30 नवंबर को जो है बड़ी तहकीकात का आगाज किया था, लेकिन 22 दिसंबर को अचानक जो है ये तहकीकात जो है वो बंद कर दी गई है। इस तरह जो है शहर में गैर कानूनी तामीरात करवा के शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करने वालों को एक बार फिर बचा लिया गया है। अब सवालात उठ रहे हैं कि अचानक ये इंक्वायरी क्यों बंद की गई है, क्यों जो है अफरान व मुलाजिम को बचाया गया है, कौन इसके पीछे है? जब इस सिलसिले में महकमा बल्दियात के आला हुकाम से कोशिश की गई कि उनका मौकिफ लें तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया है। शहर में बात कर ले तो गुलशन इकबाल, सदर, नौजाबाद, FB एरिया, तमाम जगहों पर गैर कानूनी तामीरात करके जो है जो बुनियादी मसाइल होते हैं ना सिर्फ उनको जन्म दिलवाया गया बल्कि पूरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किया गया। कौन कौन से मुलविस था, बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त बनाई गई थी, तहकीकात का आगाज हुआ था, लेकिन अचानक तहकीकात जो है अब बंद कर दी गई है। जी 20 नवंबर को तहकीकात शुरू होती हैं, 22 दिसंबर को ये तहकीकात बंद हो जाती हैं। कोई सियासी सिफारिश वगैरह तो नहीं हो गई? ये खोजने की कोशिश की है आपने अली? जी बिल्कुल, जो है सियासी सिफारिश या लेन देन या कुछ जो है बड़े बड़े जो है कुछ लेन देन हुआ है, ये सवाल उठ रहे हैं। कहा यही जा रहा है कि एक जमात जो हुकूमत में शामिल है SBCA में, उसके अफसरान व मुलाजिम की बड़ी तादाद है, उन्होंने जो है कई MPS और MLA से जो है वो राब्ता किया था। वो दबाव बढ़ता हुआ जो है महकमा बल्दियात के सेक्रेटरी पे आया। लिहाजा जो 30 नवंबर को तहकीकात आगाज हुआ था, नाम सामने आए थे, लिस्टें बनी थी, आइडेंटिफाई किया गया था कि किन किन इलाकों में किसकी सरपरस्ती में
में जो है गैर कानूनी तामीरात हुई है, लेकिन एक बार अचानक जो है तहकीकात बंद है। हमने 12 कोशिश की, सेक्रेटरी बल्दियात है उनसे रब्ता करने की कोशिश की कि आखिर क्या वजूहत हो गई कि आपने इतनी बड़ी इंक्वायरी शुरू की और बंद कर दिया। शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तबाह करने में ये लोग मुलविस हैं। आपने खुद बताया था 30 नवंबर को जब तहकीकात का आगाज किया, लेकिन 22 दिसंबर को जो है तहकीकात बंद करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अच्छा, ये जो एक महीने में जितनी कुछ तहकीकात हो सकी उसमें कुछ निकला अली? जी, पहले ये बताया गया था कि गुलशन इकबाल टाउन और लियाकत टाउन के अंदर जो है बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स हैं। इसके अलावा नॉर्थ हैदराबाद, न्यू कराची, लियाकताबाद, ये जो वो इलाके हैं यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर जो है बराह रास्त जो है वो गैर कानूनी तामीरात में मुलविस है। वही जो है माफियाज को जो है मौका देते हैं ताकि वो गैर कानूनी तौर पे जो है पोर्शन बनवाएं। 120 गज के मकानात हो या 220 गज के मकानात हो, उसमें जो है अली मुझे क्लोज करना है। मुझे सिर्फ मुझे ये बता दें कि आपने कोशिश तो की जानने की कोई ठोस वजह आपको मिल जाए, लेकिन क्योंकि आप मुसलसल इस बीट को कवर कर रहे हैं, मुसलसल बड़ी बड़ी खबरें देते हैं समा के नाज़रीन को, कोई वजह आपको समझ आ रही है ये इंक्वायरी रोकने की? शॉर्टली बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है हम ये समझते हैं कि जो हमने मालूम भी किया है महकमा बल्दियात से भी और SBCA से भी, जो SBCA में इलेक्टेड यूनियन है उसने जो है एक सियासी जमात की जो हुकूमत में शामिल है उसके रहनुमाओं से मुलाकात की और 2 रोज पहले जो है सिंध की एक ताकतवर शख्सियत है उसके घर पे जो है साबिक DG और ये SBCA के अफसरान और डायरेक्टर जिनके नाम आए थे उन्होंने मुलाकात की थी। उसके बाद जो है सेक्रेटरी बल्दियात को वहां से जो है वो हुक्म दिया गया कि जो अब तहकीकात है इसका बाब बंद कर दी जाए। ये बाब बंद हुआ तो इस तरह शहर का तबाह करने मुलविस अनासिर थे। चलिए, बंद दरवाजों की मीटिंग के बाद ये बाब ही बंद कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अली, हमारे साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।